तो ये कल के सेशन में हमने किया था, जिसका मैंने आपको फोटो भेजा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक में अपने को फॉर्मूला याद रखना है। सपोज इफ आई हैव अ पॉइंट मास m, देन इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल अराउंड इट। ठीक है, और उस पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो दिस पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस जी कैपिटल M अपॉन r। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? वी फाइंड दैट वर्क डन वगैरह जो प्रोसीजर है ना, तो वर्क डन पर यूनिट मास कर देंगे, सो यू विल गेट द पोटेंशियल। और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ मास, तो उसमें माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r आएगा, वेर r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल M तो लेंगे ही, दूसरा एक और मास स्मॉल m लेना पड़ेगा, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। पोटेंशियल के लिए अकेला जो मास है यही काफी है, कैपिटल M। सो दिस कैपिटल M इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, और इसके पोटेंशियल में अगर हमने दूसरा मास रख दिया तो वहां पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का होता है, एक से ज्यादा मास के लिए होता है, 2 मास 3 मास उनका पोटेंशियल एनर्जी होता है, अकेले मास का पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला और ये वाला पोटेंशियल एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल। ठीक है, अब अलग अलग स्पेशल केसेस लेंगे। सॉलिड स्फीयर होगा तो कैसा पोटेंशियल आएगा, स्फेरिकल शेल, इनके डेरिवेशंस भी है, मैं नहीं कराने वाला हूँ डेरिवेशंस, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे और उसका यूज करना सीखेंगे। ठीक है, सो लेट अस गो थ्रू सम फॉर्मूला। फटाफट से एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दोस फॉर्मूला। एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं पूछेंगे, आपको फॉर्मूला का यूज पूछेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल ये निकालना है। इस पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर पे। सॉलिड हो गया, होलो स्फीयर हो गया। सो फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कौन सा पॉइंट, इनसाइड या आउटसाइड। दिस इज माय स्फीयर। ठीक है, एंड ये सॉलिड स्फीयर है, मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, ये उसका सेंटर O, ये डिस्टेंस कैपिटल R और ये डिस्टेंस स्मॉल r, ये मेरा पॉइंट P है जो आउटसाइड है। सो इफ r इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, आया नहीं, आगे बढ़े। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम आएगा जो हमने पिछले फॉर्म में किया, पिछले स्टेप में किया था, जीएम अपॉन आर। इसको पॉइंट मास की तरह आप ट्रीट करके सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पूरे स्फीयर को रिप्लेस कर दो, एक छोटा पॉइंट मास ओ पे रख दो, एंड दिस विल बी द पोटेंशियल। ठीक है, सर मैथमेटिकली भी यही आंसर। यस सर आपने V और U में फर्क क्या बोला? पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, मास से डिवाइड कर दो पोटेंशियल एनर्जी को, यू विल गेट पोटेंशियल। ठीक अच्छा है, अच्छा। हाँ, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, इट इज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास। मास कितना है, यूनिट मास, मतलब मास से डिवाइड करना है। सो वर्क डन पर यूनिट मास टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, दैट इज पोटेंशियल। वो डेफिनेशन है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ओके, अभी आगे बढ़ता है। ये हो गया केस ए जिसमें आउटसाइड पॉइंट है, केस बी जिसमें इनसाइड पॉइंट हो सकता है। इनसाइड पॉइंट में क्या हो जाएगा, अंदर है, सॉलिड स्फीयर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन आर। ठीक है, इनसाइड, अच्छा इनसाइड कहाँ रहा है, अच्छा ये गलत हो गया, माइनस जी इनसाइड पॉइंट के लिए माइनस जी कैपिटल M अपॉन, हाँ इट इज 2r क्यूब एंड 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ऐसा भयंकर टाइप का फॉर्मूला है इसके लिए। पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
ये थोड़ा सा टफ फॉर्मूला है, तो इसको 200 बार लिख के लर्न करना है आपको, एटलीस्ट 200 टाइम्स इसको लिखना है, अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही लिखना, इसको 10-15 बार में ही आपको याद हो जाएगा, ये वाला याद होने में टाइम लगेगा। एंड द थर्ड केस, ऑन सरफेस, सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर डालोगे, यू विल गेट द वैल्यू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। इसमें डालोगे तो कैपिटल आर डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें डालोगे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सो दिस विल बी 3r² माइनस कितना हो जाएगा r², सो दैट इज 2r², 2r² और ये 2r³ में से 2 कट हो जाएगा, r² कट हो जाएगा, r बचेगा, सो जी माइनस जी एम अपॉन आर, यही आंसर आएगा। इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर ऑल्सो, इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर ऑल्सो। ठीक है, सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होती है। तो ये आ गया एक और रिजल्ट, यहाँ पर कैपिटल आर यूज करना है। और सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर पे हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे बच्चों, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या लेंगे, 0, स्मॉल आर 0 इधर डाल दो, तो व्हाट यू विल गेट इज कैपिटल वी इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, सो दैट विल बी 3r² और ये आर भी कट हो जाएगा, तो 3gm/2 r² और r³ का एक r बचेगा, तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। और अगर आप ये देख रहे हो, दिस इज gm/r, सो ये तो सरफेस पे है, दिस इज वैल्यू एट द सरफेस, सो इट इज 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। तो किसी भी स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल उसके सरफेस के 3/2 टाइम्स होगा। ये यहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये रिजल्ट्स आप लिख लो, अच्छे से इनको लर्न करना है। इसको 200 बार लिखना, इस वाले को 10-20 बार लिखोगे तो चलेगा, बाकी फॉर्मूला 10 से 20 बार लिखो, इसको 200 टाइम्स लिखो, मतलब अच्छे से लर्न हो जाए। इम्पोर्टेंट है इसलिए इतनी बार लिखने के लिए बोल रहा हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट होगा तो ही मैं उस फॉर्मूला को कई बार लिखने बोलूँगा। उसके बाद है स्फेरिकल शेल, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वाला पिछला भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्फेरिकल शेल। सो स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है, मास इज ऑन द सरफेस ओनली, ऐसा, यहीं पे मास है सारा, सर तो अंदर हॉलोस्फीयर खाली है। बोल सकते थे। हाँ, हॉलोस्फीयर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हॉलोस्फीयर बोल सकते हैं। पहला केस, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल आर जो होता है वो कैपिटल आर से क्या होता है, बड़ा। तो जब आउटसाइड पॉइंट है, इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर दो और पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। पॉइंट मास के लिए जो था वही सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट, वही सॉलिड हॉलो स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट में सभी का फॉर्मूला सेम आता है, तो टेंशन की बात नहीं है अपने लिए। ठीक है, दूसरी केस लेते हैं, सरफेस पे, सरफेस पे भी इधर ही लिख देना चाहिए। ठीक है, चलो लिख देता हूँ। सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या डाल दो, कैपिटल आर डाल दो सरफेस पे, तो माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये भी सिंपल था, इसी में कैपिटल आर डाल दो। अब ये जो इनसाइड पॉइंट है वापस से उसका देखो, इनसाइड पॉइंट जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी, यहाँ पर पोटेंशियल है माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, विच इज इक्वल टू वी ऑन सरफेस। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल अंदर तक, सेंटर तक रहेगा अगर मेरा स्फीयर हॉलो है, और अगर मेरा स्फीयर सॉलिड है तो अंदर जाते जाते पोटेंशियल घटेगा, और कितना जाएगा, घटेगा नहीं सॉरी, ये बढ़ेगा, नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, सो यू कैन से इट इज घटेगा, है ना, नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन के साथ बढ़ रहा है, मतलब ये घट ही रहा है, पर अंदर की तरफ नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, यू कैन से दैट ऑल्सो। तो इट विल बी 1.5 टाइम्स दैट ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया अपना स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर। इसी टाइप के फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएंगे, जहां पर हमें पोटेंशियल ऑफ सरफेस और पोटेंशियल आउटसाइड सरफेस, स्फेरिकल शेल, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर, सारे केसेस हमें वहां पर भी लर्न करने होंगे। ठीक सर है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसियन सरफेस लेंगे ना।
क्या हो गया? तो उसमें गॉसियन सरफेस लेगा ना? हाँ, वो गॉस थ्योरम से वो आते हैं, उनके प्रूफ गॉस थ्योरम से आते हैं, ठीक है? इसके प्रूफ हाँ न्यूटन्स लॉ हाँ। से आएँगे, उनके प्रूफ गॉस थ्योरम से आते हैं, बट एनीवेज़ वो थ्योरम नहीं भी होता, तो वो वैल्यूज़ तो आने ही थे, है ना? सिर्फ मैथमेटिक्स बढ़ जाता। सो दैट इज़ द वे टू फाइंड इट आउट। बाकी आप फ़ॉर्मूला याद रख सकते हो डायरेक्टली, जो रिज़ल्ट्स आएँगे वहाँ पर भी हम रिज़ल्ट्स याद रखेंगे, ये वाले रिज़ल्ट्स भी याद, ठीक है? रिज़ल्ट्स काफ़ी हद तक मैच करेंगे, इधर के और उधर के रिज़ल्ट्स काफ़ी हद तक सिमिलर दिखेंगे आपको, सिर्फ मास की जगह चार्ज होगा, तो उसका हम लोग एट द एंड ऑफ सिलेबस टेबल बनाएँगे, कंपैरिज़न टेबल। एक जैसे दिखने वाले फ़ॉर्मूलों का एक टेबल बनाएँगे हम लोग, ठीक है? अभी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में मैंने रिलेशन तो बता दिया, वहाँ पर है, पोटेंशियल इज़ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। फ़ील्ड और पोटेंशियल में भी एक रिलेशन है, वो रिलेशन मैं आपको दे देता हूँ डायरेक्टली, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था 11th में, सेम रिलेशन यहाँ पर भी आएगा। So let me give you that relation. If this is my field E, gravitational field Eg, then it is minus of del V by del X I cap minus of del V by del Y J cap minus of del V by del Z K cap. ये फॉर्मूला है, इसका यूज कैसे करना है ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है? दिस दिस डेरिवेटिव ऐसा वाला, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपको आएगा मैथ्स में, ठीक है? डेरिवेटिव्स हो गया क्या, सर ने पढ़ा दिया है क्या बच्चों? सर लिमिट से चल रहा है अभी। अभी लिमिट चल जाएगा, कैलकुलस अभी चालू ही किया है क्या? यस सर। हाँ, तो इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है? मैं पढ़ा दूंगा ये कैसे करना है, फिजिक्स में कितना चल लगता है उतना पढ़ लेंगे हम लोग। नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इसमें यूवी रूल्स नहीं लगाते हम लोग, इतना फर्क है। पार्शियल डेरिवेटिव है, तो अगर एक्स के साथ डेरिवेटिव है तो हम लोग वाई और जेड के, अगर कोई फंक्शन है तो उसको कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर वाई के साथ डेरिवेटिव है तो एक्स और जेड को कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पर जेड के साथ डेरिवेटिव है तो एक्स और वाई को कांस्टेंट लेंगे। इतना ही इसमें फ़र्क है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में। पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करने में काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देंगे तो आपको समझेगा। एग्ज़ाम्पल बता सर देते वो हैं पहले। डेल को बनाना कैसे है? हुँ? सर डेल को कैसे बनाना है? ये एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस, डेल, दिस इज़ डेल। अच्छा ओके। और इसी बड़े फ़ॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस डेल वी। इस ये जो बड़ा फ़ॉर्मूला है ना, उसको ऐसे शॉर्टकट में भी लिखते हैं फिज़िक्स में, वेयर दिस डेल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस डेल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इसको पढ़ते कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, ये अपना कौन-सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? ये एक्स डेरिवेटिव, वाई डेरिवेटिव, जेड डेरिवेटिव सेपरेट लेना है। एक्स वाले डेरिवेटिव का आई से मल्टीप्लाई करना है, वाई वाले को जे से और जेड वाले को के से। ये आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। सो दिस विल गिव यू वेक्टर इक्वेशन, ठीक है? इसको प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, पोजीशन टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है? तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आर। और फॉर्मूला क्या है? अगर दो मासेस है m1 m2 separated by distance r, then this system will have some potential energy given by minus g m1 m2 upon r। और कभी भी फिजिक्स में अगर एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? सर अट्रैक्टिव। ठीक है? फिजिक्स में अगर आपको एनर्जी नेगेटिव दिख जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इट्स एन अट्रैक्टिव एनर्जी। तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होता है तो वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है ना। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे अगर वो टॉपिक होगा तो सिलेबस में। तो वहां पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वहां पर किस केस में, मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्मेशन केस में। तो इस तरह का कुछ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ वहां भी आता है। यहाँ भी ग्रेविटेशन के केस में ऐसा ही कुछ तो सिमिलर ग्राफ आता है, ये एग्जैक्ट इसका ग्राफ नहीं है बट ऐसे ही सिमिलर केस का ग्राफ आता है अंडर सेंट्रल फोर्स केसेस। ठीक है, छोड़ो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, एडवांस टॉपिक है। सो फिजिक्स में ये जो ग्राफ है ये नेचर में कई जगह पे सिमिलर आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी की, और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो से नीचे चली गई, नेगेटिव हो गई, वहाँ पर वो अट्रैक्टिव हो जाती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, मतलब ये रिपल्सिव है, पॉजिटिव पर। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस डिस्टेंसेस पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे एकदम मिनिमम नेगेटिव होगी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी लग रही है फिजिक्स में भी। अब सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा जिसका मास m है, और इसको मैंने अर्थ के सरफेस पे रख दिया। अर्थ का मास कैपिटल M है। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी माइनस जी, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m, अपॉन डिस्टेंस। इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस है कैपिटल R, क्योंकि अर्थ सरफेस पे है। तो हम सब अभी अर्थ सरफेस पे है बैठे हुए, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूला से मिल सकता है। दिस विल गिव यू एग्जैक्ट वैल्यू। हम लोग जो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते थे mgh, वो इसी का अप्रोक्सीमेट फॉर्म है। फॉर स्मॉल हाइट वी कैन रीअरेंज दिस फॉर्मूला टू गेट दिस। इसको मैथमेटिकली रीअरेंज करके ये मिलता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें से वो mgh वाला फॉर्मूला आ जाता है फॉर स्मॉल हाइट्स, फॉर स्मॉल हाइट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है, इसमें मैंने आपको याद करो पोटेंशियल के बारे में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस। अगर मैंने इस लेवल को किसी एक डिस्टेंस को रेफरेंस लिया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग, किसी और मैंने रेफरेंस को लिया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग। तो इन सारे फॉर्मूला में रेफरेंस जो है, रेफरेंस क्या लिया है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी डिस्टेंस पे जीरो है, ये हमारा रेफरेंस है। अगर मैं अर्थ से इंफिनिटी डिस्टेंस पर दूर चले जाऊं तो मुझे अर्थ किसी भी फोर्स से नहीं खींच सकती, तो मैं जीरो पोटेंशियल पे चला गया, ठीक है। मतलब मैं यहाँ चला गया जीरो लेवल पे। अर्थ से जब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊंगा तो माई पोटेंशियल विल बी जीरो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो ये कैसे याद रखना। अब ठीक है, अभी ये हो गया। हाँ, एक और सिचुएशन आता है। सपोज मेरा यहाँ पर स्पेस है, मैंने एक मास यहाँ पर स्पेस में लाके रखा m1, तो इसको लाने में कोई वर्क नहीं होगा, तो इस अकेले मास का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। जब मैं दूसरा मास लेके आऊंगा यहाँ पर, तो इसको लाने में मुझे वर्क करना होगा, इसको मुझे यहाँ पर कहीं पे भी मूव करना है, तो देर इज फोर्स बिटवीन दिस टू मासेस, तो आई हैव टू डू वर्क। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट विल बी जी m1 m2 अपॉन उन दोनों का डिस्टेंस जो भी है r12 और -3 के साथ, ठीक है। अगर मैंने थर्ड मास लेके आया, तो थर्ड मास जब लाऊंगा तो इन दोनों में भी फोर्सेज होगा, जिसके वजह से इन दोनों का एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगा और इन दोनों का भी पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगा। तो वन का टू के साथ आएगा, सॉरी थर्ड का वन के साथ आएगा और थर्ड का टू के साथ आएगा। तो देयर इज वन मोर टर्म, क्या टर्म हो जाएगी, माइनस जी फर्स्ट और थर्ड m1 m3 अपॉन r13, माइनस, ये प्लस नहीं लिख रहा हूँ, माइनस ही होने वाला है, माइनस जी। थर्ड आया तो वन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, टू के साथ भी कर रहा है, तो m1 सॉरी m2 m3 अपॉन r23। तो टोटल कितने टर्म्स आ गए, थ्री टर्म्स आ गए। थ्री मासेस के लिए थ्री टर्म्स आ गए। फोर मासेस के लिए फोर टर्म्स नहीं आएंगे। फोर मासेस के लिए कितने आएंगे देखना, फोर्थ मास लेके आया तो ये टर्म्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ फोर का वन के साथ, फोर का टू के साथ, फोर का थ्री के साथ, सो और तीन टर्म, तो टोटल कितने हो गए, चार मासेस के लिए छह टर्म्स आ गए ऐसे। सो इन जनरल फॉर
n particles, n into n minus 1 by 2 pair and pairs are formed, तो उतने टर्म्स बनेंगे। n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 इतने टर्म्स बन जाएंगे अगर मेरे पास n पार्टिकल आ गए। लेट अस से 4 पार्टिकल आ गए तो कितना 4 इंटू 4 माइनस 1, सो 4 इंटू 3 अपॉन 2, सो 4 टू जा 12 बाई 2 6 टर्म्स आ रहे थे 4 पार्टिकल में, 6 आ गए। यहाँ पर कितने हैं 3 पार्टिकल है, 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, सो 3 माइनस 1 इज 2, 2 बाई 2 इज 1, सो 3 आ जाएंगे। तो 3 पार्टिकल के लिए 3 टर्म्स आएंगे। 2 पार्टिकल के लिए डाल दो इधर 2, 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 बाई 2 1 हो जाएगा। तो 2 पार्टिकल के लिए अपना 1 टर्म का इक्वेशन आएगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स आने हैं वो इस फॉर्मूला से आपको पता चलता है। ठीक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आया हुआ फॉर्मूला है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से फेंका विथ सम काइनेटिक एनर्जी, सो व्हाट विल हैपन, ये ऐसे जाएगा 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 और अर्थ पे वापस आके गिरेगा। बट इफ दैट स्पीड इज टू लार्ज, ये स्पीड दे रहे हो मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर ये काइनेटिक एनर्जी उस पोटेंशियल एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर दे, then what will happen, this object will leave or escape earth. And what is that speed to escape earth? That speed is escape speed. Escape speed क्या है बच्चों? It is the speed at which the object can escape earth's gravitational pull, and that speed is given by root of 2 gm upon r. इसका डेरिवेशन अपने टेक्स्ट बुक्स में है 11th के, यू कैन गो थ्रू दैट। अभी हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे किसी चीज को फेंक देंगे, so that object has to have this much velocity। अर्थ को छोड़ना है तो इतना वेलोसिटी देना पड़ेगा कम से कम। एंड ऑन अर्थ सरफेस इट इज समथिंग अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो स्पीड है ये कितना है, वी एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्पीड है, देखना इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाद में आगे जाएंगे। एक और फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो फॉर्मूला आता है रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। इसी फॉर्मूला में क्या कर दो, 2 निकाल दो, आ गया, और कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, क्योंकि ये जनरल किसी भी हाइट पे हो सकता है। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसी पे से आता है, स्क्वायर कर दो तो यू विल गेट दिस। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, है ना। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बिल्कुल नजदीक एक सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालो। चलो जल्दी से करो, यू कैन यूज कैलकुलेटर।
चलो आ गया केतन आंसर? प्रशांत? सर इसकी तो डायरेक्ट इक्वेशन आएगी ना? नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर सारी वैल्यूज है ना, वैल्यूज दे दूँ? यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज डालोगे? सैटेलाइट इज रिमूविंग क्लोज टू अर्थ, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर, अर्थ के सरफेस पे घूम रहा है, अर्थ के सरफेस के क्लोज है, तो ये आ यस जाएगा सर। स्मॉल आर की वैल्यू विच इज 6400 किलोमीटर, है ना? पता है ना ये वैल्यूज? कैपिटल जी का हाँ वैल्यू सर, पता है? हाँ 6.67 into 10⁻⁻11। और कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, इट इज 6 × 10⁻20। ये वैल्यू बस एक बार चेक कर लेना, मास ऑफ अर्थ मेरे हिसाब से तो सही है। बस हो गया। 2 पाई, पाई का वैल्यू तो सभी को पता है 3.14। कैलकुलेटर उठाओ, करो कैलकुलेट और निकालो आंसर कितना आ रहा है। इस लेसन में बच्चों सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन कई बार एग्जाम में टफ आ जाते हैं और वो लोग हमको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करते, तो टफ वाले कैलकुलेशन हमें खुद से करने पड़ते हैं, सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद दिस लेसन। अभी शायद से एनटीए प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एग्जाम में या नहीं, आई डोंट नो, एक बार वो चेक करना पड़ेगा उनके वेबसाइट पे, बट जनरली कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कितना आया सुगी? आंसर कितना आ रहा है? सर सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व कर रहा हूँ। भक्ति, सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। करो करो। किलोमीटर को मीटर में करना भूलना मत। सर हाँ, सर वो आपने 11.2 किलोमीटर के नीचे क्या लिखा है? यहाँ पर हाँ वी एस्केप, दिस नहीं इज सर, वी उसके एस्केप, नीचे वो क्या लिखा है, वो कौन वी सा है नॉट, फॉर्म? वी नॉट, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा अच्छा, ओके। अगर सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका स्पीड इतना होगा। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस।
सर हम्म सर कैपिटल ई क्या होता है? कहाँ पर? सर मतलब कैलकुलेटर में वो वो नहीं पता मेरे को, कौन सा कैलकुलेटर है उस पर डिपेंड करता है। सर नॉर्मली ऑर्डिनरी कैलकुलेटर है तो ई पता नहीं क्या होगा, मेरे ख्याल से एरर होगा या ऐसा कुछ होगा। साइंटिफिक में स्मॉल ही लिखा रहता है, that is कैलकुलेटर में exponent। एरर आ रहा है। एरर ही सर होगा वो मेरे शायद। में 1